आदित्यनाथ तांका सह अधिक कथा हवा। जोगी जी, आपको ओटीवी में स्वागत है। यहाँ जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रहा है, आज सेकेंड डे है। आज इशू क्या है? पॉलिटिकल रिजोल्यूशन अभी आ चुका है। देखिए, लगभग 20 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न कर रही है और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरी कार्यकारिणी में पूरे समय के लिए मिल रहा है। इसमें 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हुई है। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव आया है पार्टी का, दूसरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है। एक तरफ इस देश के गरीब, दलित, पिछड़ा, वंचित, किसान, इन सब के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो संवैधानिक दर्जा दिलाने के विरोध में लगातार संसद में, राज्यसभा में खासतौर से इसको पास नहीं होने दिया। इस पर चर्चा चल रही है। इसके बाद हम लोगों का एक कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में संपन्न होंगे। इस महत्वपूर्ण आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको एक्सपोज करने के लिए कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम भी संपन्न करें। अच्छा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोले थे कि सारे देश में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र है जहां बीजेपी अभी भी कमज़ोर है, जैसे कि उड़ीसा की बात हम कर रहे हैं। तो उड़ीसा में संगठन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी है आपके पास? देखिए, उड़ीसा हम लोगों के लिए बहुत आसान है, इसलिए क्योंकि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त की है। आप ये मान के चलिए कि 80% से अधिक वोट बीजेपी ने, सीट्स बीजेपी अपने पक्ष में लेके आई है। स्वाभाविक रूप से हम लोगों के लिए अगर यूपी को हम फतह कर सकते हैं तो उड़ीसा हमारे लिए और आसान है। उस प्रकार की स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है। बूथ स्तर तक, सेक्टर स्तर पर कार्य करने की एक रणनीति के तहत सारे कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। अभी हाल ही में स्थानीय निकाय और पंचायत के जो चुनाव हुए हैं, उसके जो रुझान हैं वो बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आम मतदाताओं का रुझान है। और हमें विश्वास है कि 2 वर्ष के बाद जब यहाँ के विधानसभा के चुनाव होंगे या 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे भारी बहुमत के साथ अच्छी सीटें प्राप्त करेगी। पंचायत निर्वाचन खत्म हुआ है, आपने नंबर 3 से नंबर 2 तक आए हैं, नंबर 1 तक आने के लिए काफ़ी दूर है। तो क्या आपने बताएंगे जो क्या स्ट्रैटेजी है नंबर 1 के स्थान पर आने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उड़ीसा में अब तक लोग ये मानते ही नहीं थे कि कहीं लड़ाई में है, लेकिन जैसे वेस्ट उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तटीय क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि आप ये मान कर चलिए कि 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, 29 हो गए उसमें, लेकिन उसमें 14 डिस्ट्रिक्ट्स में बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। आने वाले समय में हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे और आप ये मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी उड़ीसा में बनेगी। 17 साल से यहाँ नवीन पटनायक के शासन चल रहा है। इस शासन को आप कैसे देखते हैं? आपके जो पार्टी यहाँ जो है बीजेपी, वो उसके ऊपर भ्रष्टाचार और दुर्नीति का आरोप भी लगा रहा है, लेकिन आप कैसे देखते हैं? देखिए, नवीन पटनायक जी पिछले 17 वर्षों से यहाँ पर हैं, लेकिन आज भी अगर उड़ीसा की बात आप देखेंगे तो यहाँ पे
गरीबी का प्रतिशत अभी भी 46% से ऊपर है। यहाँ पर एक बड़ा तबका है जो इसके पास आज भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। एक बड़ा तबका है जिसके पास आज भी बुनियादी सुविधाओं से जो वंचित हैं। स्वाभाविक रूप से उन लोगों तक बुनियादी सुविधाएं 17 वर्षों में पहुंचाने में नवीन पटनायक सरकार विफल रही है। और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, मात्र 3 साल हुए, 125 करोड़ की आबादी के देश में उन्होंने जो अभियान चलाए हैं। उड़ीसा में बड़ा तबका है जिसके पास विद्युत नहीं पहुंचा है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से, आईपीडीएस के माध्यम से विद्युत हर गरीब और हर किसान के घर तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है और युद्ध स्तर पर वे कार्य चल रहे हैं। ये कार्य राज्य सरकार का होना चाहिए था, राज्य सरकार विफल है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस कार्य को कर रही है। ऐसे ही पेयजल की स्थिति है, ऐसे ही सड़कों का है, ऐसे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का है, इस पर बेहतर कार्य होगा। और एक बात है जी कि आपने किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया है। क्या सभी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री एक कदम उठाना चाहिए, खास करके उड़ीसा में भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एक कदम उठाना चाहिए कि किसानों की कर्ज माफ़ होना चाहिए यहाँ उड़ीसा में? देखिए, उत्तर प्रदेश में 15 वर्षों में किसान बड़ा बदहाल हुआ है, उधर ध्यान ही नहीं दिया गया है। पिछले 3 वर्ष में किसानों के लिए जितनी योजनाएं मोदी जी ने घोषित की, प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना, किसान के लिए सॉइल टेस्टिंग कार्ड, किसान के लिए सिंचाई योजना, किसानों के लिए अन्य जो सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की थी, स्टेट की गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं होने दिया, क्योंकि कहीं इसका लाभ बीजेपी को ना मिल जाए। हम लोगों के सामने चैलेंज था, एक तरफ 2 करोड़ 15 लाख किसानों के कर्ज को माफ करना, दूसरा तब उसका राजकोष पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव, अपनी चल रही योजनाओं को और नई घोषित योजनाओं जो हमारी इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो योजनाएं हमने घोषित की थी, इन योजनाओं के बारे में कैसे हम इसको लागू करें, इसमें संतुलन बनाते हुए हम लोगों को निर्णय लेना पड़ा। हम लोग तय किए हैं कि हम किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे, जो हमारी कैबिनेट ने पास कर लिया है। लगभग 36,000 करोड़ रुपए का भार हम पर पड़ने जा रहा है उससे, लेकिन साथ ही साथ हम ये तय किए हैं कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, अपने चल रही विकास की योजनाओं को और द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे। तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कही गई एक एक बात को हम लोग ईमानदारी के साथ लागू करेंगे, लेकिन यह हम लोगों ने तय किया है कि हम ये भरपाई हम केंद्र से नहीं मांगेंगे। हम इसके लिए अपने खर्चों में कटौती करेंगे, फिजूल खर्ची को रोकेंगे, अनावश्यक योजनाएं जो जन कल्याण के लिए नहीं हैं, डेवलपमेंट में जिनका कोई योगदान नहीं है, उसको हम रोक करके और विकास का एक नया मापदंड तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों को उचित लगा, हम लोगों ने चुनाव के पहले घोषणा की थी, हम उसके अनुरूप अपनी योजनाएं बनाए हैं, अपनी घोषणा किए हैं। अन्य राज्य सरकारों को जो उचित लगता है वे उसके लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। मुझे लगता है कि किसानों की बदहाली को दूर करने के लिए अगर नवीन जी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। और एक बात है, यहाँ उड़ीसा में 5 रुपये में सरकार के ओर से भोजन मिलता है। क्या आपने नवीन पटनायक से आहार योजना से इंस्पायर होकर 3 रुपया से नाश्ता और 5 रुपया से भोजन देने का व्यवस्था किया है? देखिए, गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए जो भी उचित होगा हम वो कदम उठाने में नहीं हिचकेंगे। हम लोगों के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हमने चुनाव के पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र की घोषणा की थी और उसके अनुरूप हम इलेक्शन लड़े थे। हम लोगों को जहाँ उचित लगेगा, गांव, गरीब, किसान, नौजवान और वंचित तबके के लिए हम उस प्रकार की योजनाएं घोषित करेंगे जो आवश्यक होगा। ये बात है कि बुच्चड़ खानों पर आपका जो कार्रवाई, उसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया है। सवाल ये है कि देश के सारे बेआईन बुच्चड़ खाने अभी बंद होना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ
पिछले 12-15 वर्षों में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहा है। वहाँ पे अराजकता थी, उदंडता थी, और जो सरकारें थी उन्होंने अपना वोट बैंक बना करके केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सारा कार्य किया। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को बंद करने के लिए बार बार कह चुका था। 2015 से लगातार कई बार उसने आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में उत्तर प्रदेश के अवैध बूचड़खानों को लेकर के अपना एक डायरेक्शन जारी किया था। हम लोगों ने इन दोनों के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके एक कार्रवाई की है, और वह स्पष्ट है, एकदम पारदर्शी है, बिना किसी भेदभाव के है, और न्यायालय की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसको किया गया है, और हम कड़ाई से इसको लागू करेंगे। लेकिन मेरा सवाल था कि देश के सारे बेआईन बूचड़खाना बंद होना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं अवैध है तो अवैध है, और अवैध को बंद होना चाहिए। और एक बात है, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर आपका क्या राय है? राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण होना चाहिए या नहीं? देखिए, राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का पटाक्षेप 30 सितंबर 2010 को हो गया होता अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में गया है, कोर्ट में ये मामला लगा है। न्यायालय ने अभी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक अपना सजेशन दिया है कि दोनों पक्ष इस बारे में बातचीत करके कोई रास्ता निकालें। अगर दोनों पक्ष बातचीत करके इस मार्ग का समाधान कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है। हम लोग उसमें पूरी तरह सहयोग करेंगे, लेकिन पहले दोनों पक्ष बैठे तो। और मुझे लगता है कि आपकी इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर के बाद जिक्र ही हुए था। हमने इस बात को कहा है कि संवैधानिक दायरे में रहकर के हम इसका समाधान करेंगे। हमें मदद मिलेगी अगर सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के अनुसार इस पर दोनों पक्ष बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे तो राज्य सरकार उसमें सहयोग करने को तैयार है। और एक बात जो कंट्रोवर्शियल था, कुछ दिन पहले आपने लव जिहाद के जिक्र करते हुए बोले थे कि इंटरनेशनल साजिश, इसके पीछे इंटरनेशनल साजिश है। क्या आपको अभी भी लगता है कि जो बयान आपने दिया था कुछ साल पहले, अभी भी उस बयान में आप कायम है? देखिए, मैंने जो अपना बयान दिया था वह केरल हाई कोर्ट के एक जजमेंट को लेकर के मैंने कहा था। केरल हाई कोर्ट ने इस बारे में कहा था, स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में डायरेक्शन जारी किए थे, और केरल के एक साम्यवादी मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट में एक इंटरनेशनल साजिश है, और वह केरल जैसे स्टेट को एक इस्लामिक स्टेट में बदलने की साजिश का हिस्सा है। ये उनके एक साम्यवादी केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था। उत्तर प्रदेश में भी मैंने कोट किया था। हर प्रकार की छेड़खानी को रोकने के लिए, हर प्रकार की अराजकता को ब्रेक लगाने के लिए, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सुरक्षित रह सकें, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया है। वो प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है, और माताओं बहनों के अंदर सुरक्षा का एक भाव वहाँ जगा है। अभी हमारी सरकार को 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन 1 महीने में प्रभावी ढंग से इसको लागू कर दिया गया। और एक बात बेरोजगारी का है। यहाँ उड़ीसा में ढेर सारे दादन जाते हैं, अलग राज्य जाते हैं। क्या आपके पास ऐसे कुछ हल है जो ये बेकार समस्या को सुलझा जा सकते? देखिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कुछ योजनाएं अपनी तैयार की हैं। हम लोगों का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्ष में हम उत्तर प्रदेश के 70 लाख नौजवानों को रोजगार और नौकरी देंगे। इसके लिए हम लोगों ने स्किल डेवलपमेंट के तहत अपने जितने भी ITI थे उनको और मजबूत किया है। हम वहाँ की व्यावसायिक शिक्षा को, वहाँ की टेक्निकल एजुकेशन को और वहाँ के स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को एक साथ जोड़ करके और उनको उद्योगों के साथ लिंकअप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश हो, 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं। एक, वहाँ पर सुरक्षा का वातावरण, वो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर ले रहे हैं। दूसरा, वहाँ पर व्यापारिक क्षेत्रों में उनको आने में सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो।
हम लोग उद्योगों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम वहाँ लागू कर रहे हैं। पूंजी निवेश होगा, उद्योगों के साथ हम अपने टेक्निकल, अपने जो व्यावसायिक हैं और स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो भी हमारे सेंटर हैं उनको जोड़ेंगे और 5 वर्ष में 70 लाख जो नौजवान हैं उसको हम नौकरी और रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे। ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में नौजवानों के पलायन को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने जो योजनाएं घोषित की हैं, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, आने वाले 1 साल के अंदर उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। बात यह है कि आपने उत्तर प्रदेश में जो टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं, क्या आप परामर्श देंगे यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को यही फंडा, यही टेक्निक अप्लाई करें? देखिए, जो चीज़ अच्छी हो और लोक कल्याण के लिए हो, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में हो, तो किसी भी राज्य सरकार को उसको अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। और एक बात है, हर बैठक के शुरू में राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगाना जनगण का गायन करने के लिए आपने कुछ दिन पहले बोले थे। क्या ये अनिवार्य है कि हर बैठक के पहले ये गाना चाहिए? हम जिस देश में रहते हैं, हमारा वन नेशन की जो थ्योरी है, उसके लिए अपने प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव तो आवश्यक है और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने पर हमें गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। यह केवल एक मिथक नहीं, बल्कि यह एक वन नेशन की दृष्टि से आवश्यक है और हम लोग उस पर मुझे लगता है कि प्रत्येक को इसके बारे में सोचना चाहिए कैसे लागू। अब आपकी सरकार हिंदुत्व या विकास, दोनों से किसको ज़्यादा फोकस करेगी? देखिए, हमारी सरकार राष्ट्रवाद और विकास दोनों को एक साथ लेकर के चल रही है। हम सुरक्षा भी देंगे, हम समृद्धि भी देंगे। बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और सबके विकास के लिए कृत संकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का यही मंत्र है, उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है, कार्य कर रही है। मुस्लिम गर्ल्स के शादी को लेके कुछ नया योजना आपने बनाया है, क्या योजना है? कौन सी? किस? मुस्लिम गर्ल्स। देखिए, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं इस समय सरकार के पास ये कहने के लिए कि उन्हें तलाक दे दिया गया है और वे पीड़ित हैं। कोई स्वयं पीड़ित है, किसी की बेटी पीड़ित है, किसी की बहन पीड़ित है। हम लोगों ने उसके बारे में एक योजना तैयार कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जो महिला कल्याण मंत्री हैं उनको इस बारे में कहा है कि वह एक बार इन लोगों के साथ बैठक करके और एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। हम लोगों का प्रयास होगा कि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम महिलाओं की भावनाओं को संज्ञान में लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में उन भावनाओं से अवगत कराएं। धन्यवाद। आपण देखुले योगी आदित्यनाथ कथा देखुले, जहाँ से कहते उत्तर प्रदेश जो योजना कर परामर्श देइछंती अन्य राज्य माने ताकू आपणेबा कथा। विशेषकर आम देखिलु जे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी चली, राष्ट्रीय कार्यकारिणी मोदी जी प्रभाव रही, जोगी जी से प्रभाव रही। लोक मैंने जोगी को देखापी जमी मोदी को देखापी जमी उत्साह था, लोकों भितर जोगी को देखापी सेमती उत्साह था। भुवनेश्वर कैमरामैन भवानी शांतिभूषण मिश्र, OTV।